दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करना आया हूँ एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, जो कि आरडब्ल्यू या फिर एएओ के बारे में है। एओ मतलब एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स। वैसे तो आरडब्ल्यू या एएओ स्थानीय निवासियों के हित के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? आरडब्ल्यू या एएओ आपसे सोसाइटी मेंटेनेंस के नाम से हज़ारों रुपये महीने का लेते हैं। क्या वो पैसा सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं? मान लीजिए एक सोसाइटी में 5 बिल्डिंग हैं। हर बिल्डिंग में 18 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर 6 फ्लैट हैं। तो टोटल फ्लैट हुए 540। अब मान लो हर फ्लैट से एवरेज 2000 रुपया मेंटेनेंस के नाम पर लेते हैं, तो कुल जमा राशि लगभग हुई 12 लाख रुपया। अभी 12 लाख रुपये किधर खर्च होंगे? जाहिर सी बात है, जो आपके मेंटेनेंस के काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को रखा गया है, कर्मचारियों को रखा गया है, उनकी सैलरी देने के लिए, वियर एंड टियर को मेंटेन करने के मेंटेनेंस के लिए इस पैसे को खर्च किया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि यह राशि आपसे प्रीपेड सिस्टम के द्वारा ली जाती है कि आपको एडवांस में देनी है ये राशि। ऐसा नहीं कि आप पहले मेंटेनेंस की सर्विसेज लेंगे उसके बाद पैसा देंगे, नहीं। पहले आप पैसा देंगे, उसके बाद आपको सर्विसेज दी जाएगी। अब वो सर्विस की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, आपको पसंद है, नहीं पसंद है, बट आपसे पैसा तो लिया जाएगा। अब मान लीजिए अगर देखा जाए तो तकरीबन एक सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने बताया, इसमें 18 फ्लोर हैं, 5 बिल्डिंग हैं, 20 से 22 लोगों का स्टाफ रहता है, जिसमें 8-10 गार्ड होते हैं जो कि 2 शिफ्ट में काम करते हैं। एक स्टेट मैनेजर हो गया, कुछ सफाई कर्मचारी हो गए। मान लीजिए एवरेज सैलरी सब लोगों की 30,000 रुपये है। 30,000 के हिसाब से अगर 20 से 22 लोग हैं तो कुछ सैलरी का खर्चा कुछ आएगा 6 से 7 लाख का। मान लो इसमें 1 लाख कॉमन एरिया की बिजली का हो गया, टोटल हुआ 7 से 8 लाख। तो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया खर्चा होता है। और आपसे वसूला कितना होता है हर महीने का? 12 से 13 लाख रुपए। अगर ये मेरे फिगर्स आपको ऑड लग रहे हो तो कभी आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी का एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा कैलकुलेशन करके देखना, फिर पता लगेगा कि जो आपसे जो इनकम है आरडब्ल्यू या फिर एओ की, और जो इसके एक्सपेंसेस हैं, कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर हर महीने 5 लाख से लेके 6 लाख रुपए भी लग रही बचा रहे हैं, तो साल का 50 लाख से लेके 60 लाख रुपया होगा, जो कि बहुत बड़ी राशि है। और हम जनरली अपने काम में बिजी रहते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं, बच्चों को देखना है, तो इसमें ठीक है साहब, 2000 रुपये दे दिया, 2200 रुपये दे दिया, सरदर्दी खत्म। अच्छी गाड़ी की पार्किंग मिल गई, ठीक है, नहीं मिली ठीक है, गंदगी है ठीक है, पानी आ रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्यों ना अपने आरडब्ल्यू एओ से इसके ऑडिट की रिपोर्ट मांगी जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला कैसे पर्दाफाश हुआ था? जब इसकी ऑडिट की रिपोर्ट बाहर पब्लिक डोमेन में आई तभी पर्दाफाश हुआ था, नहीं तो वो कभी पर्दाफाश होता ही नहीं। चलो, ये तो एक अलग बात है, लेकिन दूसरी बात होती है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस से खुश नहीं है, तो उसे उस पूरा हक है कि वो मेंटेनेंस का पैसा अपने आरडब्ल्यू या एएओ को ना दे। अगर आपकी सर्विसेज, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड द सर्विसेज ऑफ योर एओ और मेंटेनेंस टीम, तो यू हैव नो ऑब्लिगेशंस टू पे देम। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ तो आपसे प्रीपेड, आपसे एडवांस में पैसा ले लिया, अगली बार पैसा नहीं दोगे तो आपके घर की बिजली काट देंगे, आपके पानी का कनेक्शन काट देंगे, क्योंकि हर चीज़ तो प्रीपेड है। तो इस तरह की जो गुंडागर्दी शब्द कहिए या कुछ भी कहिए, आदमी कब तक इसको सहेगा। एक दूसरी चीज़ और है आजकल जो हो रहा है, पिछले 1-2 साल के अंदर जो हमने देखा है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मकान मालिक अपना मकान किसी को किराए पे दे रहा है, तो किराएदार से एंट्री फी के नाम पे 2000 से लेके 5000 तक की जबरन वसूली हो रही है। क्यों भाई? क्या मेंटेनेंस का पैसा पूरा नहीं पड़ता? अगर कोई व्यक्ति किराया मकान खाली करके जाता है तब भी शायद पैसा लिया जाता है, आखिर क्यों? मैं आपको बता दूं, इस तरह की उगाही करना एकदम गैर कानूनी है, चाहे वो मेंटेनेंस के नाम पर हो या फिर एंट्री फी के नाम पर हो। आप इसके खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के बजा के शिकायत कर सकते हैं। प्लीज़ अपने अधिकारों के लिए लड़िए। कोई भी आरडब्ल्यू हो या ए हो, कुछ नियम कायदे कानून से बंधी होती है। वो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के जो एक्ट हैं, उनको ऐसी संस्थाओं के ऊपर, आरडब्ल्यू ए के ऊपर कुछ बंदिशें लगाती है, और वो बंदिशों से बाहर नहीं जा सकते। अगर इस तरह की कुछ घटना हो रही है तो आप सिंपली जाके
रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ पर जाके कंप्लेंट करिए, आपका RWA AAO तक इमीडिएटली भंग कर दिया जाएगा। एक बात आपको बताऊं, हमारी सरकार ने RWA AAO को कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ बायलॉज बनाने के अधिकार दिए हैं कि ये अपने बायलॉज है, इसके अकॉर्डिंगली आपकी जो सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, मेंटेनेंस होगा और ऐसे आपकी सोसाइटी चलेगी। लेकिन ये बायलॉज जो हैं सरकार के द्वारा मॉडल बायलॉज से सुसंगत होने चाहिए। दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मॉडल बायलॉज सेट अप बाय द गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अगर कहीं पर भी कुछ डेविएशन है मॉडल बायलॉज से, तो उन डेविएशंस का अप्रूवल फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होना चाहिए। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जब किराएदार से एंट्री फी के नाम पे अगर 2200 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया अगर वसूला जा रहा है, तो ये बायलॉज या मॉडल बायलॉज का उल्लंघन है। आप इसकी शिकायत रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ पर जाके कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम लोग किसी सोसाइटी में मकान खरीदते हैं। मकान किराए पे चढ़ गया तो इनकम होगी, उससे हम उसकी EMI भरेंगे। मकान किराए पे नहीं चढ़ा तो मेंटेनेंस का बोझ तो हमको मारे डालेगा। हर महीने 2200-2300 रुपया प्लस वो 500-600 रुपया बिजली का जो मिनिमम चार्जेस होते हैं, कुल मिला के 2 BHK के लिए 3000 से लेके 3500 रुपये तक का आपको अपनी जेब से देना ही है, चाहे मकान खाली है, चाहे मेंटेनेंस की सर्विसेज ले रहे हैं या नहीं ले रहे। क्यों भाई, जब मैं मेंटेनेंस की सर्विसेज नहीं ले रहा तो मेरा हक है मैं पूरा भाई मेंटेनेंस का पैसा ना दूँ। लेकिन शायद मकान मालिक इससे इत्तेफाक नहीं रखेगा, वो दे देता है। जब वो हर महीने नॉन पोजीशन की वजह से भी अगर मेंटेनेंस का पैसा दे रहा है, तो ये अननेसेसरी किराएदार से वो क्यों वसूले जा रहे हैं पैसे। ये कभी कभी आपकी RWA AAO खाप पंचायत की तरह काम करते हैं और आपको डराया धमकाया जाता है अगर कोई इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करे तो। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही आपको लूटते रहेंगे। भाई मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैंने अपना मकान खरीदा है, बेटा बड़ा होगा, बेटी बड़ा हो, उसकी शादी के लिए पैसा चाहिए, उसको बेच के पैसा निकालेंगे, शादी करेंगे, हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़े तो उसको बेच के पैसा निकालेंगे। तो हमको सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाएं। आप अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकते हो? आप अपना RWA AAO से बायलॉज की कॉपी मांगे, नंबर 1। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कॉपी मांगे, नंबर 2। अगर बायलॉज में अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ डेविएशन है जो नहीं होना चाहिए, उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगे। अगर ये सब चीज़ आपसे नहीं हो रहा है तो आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ में जाके कंप्लेंट करें और उस RWA AAO को तत्कालीन तरीके से भंग करना है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी RWA AAO आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ईमेल ID है contact@onlinelegalsupport.in। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, contact@onlinelegalsupport.in। मैं इसको इस नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप उस पर भी अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अगर आप लोग एक मकान मालिक की हैसियत से सोचें तो इस तरह के कानून के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सोसाइटी में किराएदार आने से पहले 100 बार सोचेगा। तो नुकसान किसका होगा? आप लोगों का होगा। AAO RWA के मेंबर कौन होते हैं? जो वहाँ के स्थानीय निवासी जो रह रहे हैं उधर। मैं ये नहीं कह रहा कि RWA AAO चोर है या सभी के सभी चोर होते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि गैरकानूनी गतिविधियाँ हो रही हैं, आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हमसे हेल्प चाहिए, हमसे हेल्प लीजिए। हमारा ईमेल ID मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। अगर आपको किसी और बारे में लीगल जानकारी चाहिए तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।